हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर, वेयर सक्सेस बिगिंस। तो हमने पहली क्लास में आरआरबी क्लर्क के लिए क्वेश्चंस किए थे। 40 क्वेश्चंस का एक सेट किया था। आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा रेगुलर है और किसको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी आप बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैंने एक चीज सोची है कि यहाँ पे हम 5 सेट क्या है कि पूरा मॉक करते हैं। 5 सेट हम पूरे मॉक के करते हैं और उसके बाद आप लोग एक बार सजेस्ट करना, कमेंट भी करना आज इस वीडियो पे कि क्या हमें पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहिए या नहीं। तो किसी को अगर टॉपिक वाइज में किसी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस टॉपिक में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक के ऊपर भी कोई क्लासेस कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और आंसर्स प्लीज कमेंट किया करो, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग कितने रेगुलर हो और कौन कौन रेगुलर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। और उसकी जो पीडीएफ थी लास्ट क्लास की, वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी है, तो आप लोग वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि है कि स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का मतलब है कि आपको नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पर्सन जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं। तो आपने एक सिंपल सी लाइन रखी यहाँ पर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर कंडीशंस हैं। z सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ d। अब z जो है वो d के लेफ्ट में है, कहीं पे कहीं भी हो सकता है, ये नहीं पता इमीडिएट है, एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीन छोड़ के, कुछ नहीं पता। Z sits to the left of D but not immediately। ठीक है, मतलब immediately लेफ्ट में वो नहीं होगा, बाकी वो कहीं पर भी हो। ठीक है, आगे है हमारे पास एटलीस्ट वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड पी। तो डी और पी के बीच में मिनिमम वन पर्सन डी और पी। अब मिनिमम वन से यहाँ पर बच्चों मतलब है कि एक तो हो सकता है, मतलब एक तो होना ही है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मिनिमम वन है, मतलब दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठे। इससे ये पता चलता है। एल सिट्स थर्ड फ्रॉम एन एंड। तो एल जो है वो किसी एंड से थर्ड पे है। अब देखो क्या हो सकता है, एक, दो, तीन। एल यहाँ हो सकता है किसी एंड से, ये एंड हो गया, हमने इसको खत्म कर दिया। ये इस वाले एंड से भी थर्ड पर हो सकता है, तो किसी भी एंड से वो थर्ड पर हो सकता है, ऐसा हमें बताया गया। तो एल राइट एंड से भी हो सकता है और लेफ्ट एंड से भी थर्ड पर हो सकता है। चलिए, जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी एंड जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाए। ठीक है, फोर पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड जेड। तो क्यू और जेड के बीच में चार लोग, चार लोगों के बारे में हमें बताया गया कि चार लोग होंगे, बट पता नहीं किधर होंगे, राइट या लेफ्ट वो नहीं पता। फाइव पीपल सिट बिटवीन पी एंड एल। तो पी बना सकते हैं हम, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच लोग बैठे हैं पी और एल के बीच में, तो पी इधर। नीचे वाली कंडीशन में सेम, एक, दो, तीन, चार, पांच और यहाँ पर पी। तो पी और एल के बीच में पांच लोग यहाँ पर हमने बना दिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पांच लोग पी और एल के बीच में बन जाते हैं। फोर पीपल सिट बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में फोर है, तो इसका मतलब जे यहाँ पे रहेगा पी के बिल्कुल साथ में। ठीक है ना, क्योंकि पांच थे तो चार है, तो एकदम एडजेसेंट ही आएगा। एक बार फिर भी गिन लो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, तो हो गया हमारा बिल्कुल सही। डी सिट सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एच। डी जो है एच के लेफ्ट में सिक्स पर है, मतलब एच के बाद पांच लोग होंगे एंड देन डी होगा यहाँ पर। ठीक है, और कहा जा रहा है कि एटमोस्ट 12 पीपल आर देयर। तो मैक्सिमम 12 लोग हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम, एटलीस्ट होता तो मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारी कंडीशंस बन चुकी है। अब ये सारी कंडीशंस बन चुकी है, तो यहाँ पे देखो एक चीज है हमारे पास, जे और डी के बारे में एक इंफॉर्मेशन है जो कि हम जे के थ्रू बना सकते हैं। तो यहाँ पर डी और जे के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो डी यहाँ पे आएगा। डी और जे के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो डी यहाँ पे आएगा। तो नीचे वाली कंडीशन में डी और पी जो है वो एडजेसेंट आ गए, जो कि हमें मना किया गया है, क्योंकि हमें बोला गया था कि डी और पी के बीच में मिनिमम एक का गैप है। तो इट मीन्स की नीचे वाली जो कंडीशन होगी उसको हम हटा देंगे, वो हमारे लिए गलत हो जाएगी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं ऊपर वाली से। तो जो डी है उसके पांच छोड़ के फिर एच है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एच। तो ये सब लाइनें नहीं गिननी आपने, क्योंकि ये नीचे वाली कंडीशन की थी, ऊपर वाली कंडीशन की ऊपर बनाई हमने। ठीक है, तो ये यहाँ से एच के लेफ्ट में हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे यहाँ पर डी बन जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब कह रहा है कि क्यू और जेड, ये वाला भी हो गया, डी के नहीं, जेड नहीं हुआ, ये हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्यू और जेड के बीच में चार लोग हैं और जेड जो है वो डी के लेफ्ट में है, बट एकदम लेफ्ट में नहीं।
मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता z। अगर मैं z को यहाँ रखता हूँ एक छोड़ के, तो 1 2 3 4 z नहीं, मतलब q नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे रख नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, क्या कहते हैं इसको, z को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर q बन सकता है। अगर z को सबसे लास्ट में रखें 1 2 3 4, यहाँ पर q नहीं बन पाएगा। तो इट मीन्स कि z जो होगा वो हमारा यहाँ पे होगा 1 2 3 4, और q जो होगा वो हमारा यहाँ। तो ये रहेगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो इसके बेसिस पे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके हम आंसर्स कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन दिस अरेंजमेंट, कितने लोग हैं यहाँ पर, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, तो मैक्सिमम 12 ही बैठ सकते थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। हु सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड की बात हुई है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं लेफ्ट हैंड की बात हुई है। देखो नॉर्थ फेसिंग था सब कुछ, तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड कहलाएगा और ये राइट। अगर यही एंड मतलब सॉरी, अगर यही फेसिंग साउथ होती तो ये वाला लेफ्ट हो जाता और ये वाला राइट हो जाता। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सब नॉर्थ थे, तो लेफ्ट से थर्ड पर है एल, तो आंसर हो जाना चाहिए हमारा एल। नहीं, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, सेकंड कौन है, जेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेड इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु आर इमीडिएट नेबर्स, क्यू जे, क्यू और जे नहीं है, क्यू और डी क्यू जेड एल ये सब हैं। डी क्यू जेड एल ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। जे और क्यू, क्या जे और क्यू है हमारे पास, ये था, हाँ तो है, तो पहला ही ऑप्शन था क्यू एंड जे, जे क्यू। ठीक है, चलिए हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कितने। अब देखो आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर पी के राइट में कितने पर्सन है, राइट। तो देखो जो खाली है ना जगह, वो भी आपको काउंट करनी है। तो 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अब आप यहाँ पे ये गलती कर सकते थे कि पी के राइट में सिर्फ आपको एच दिख रहा है, तो आप लोग सोच सकते थे कि एच ही है, तो एक आंसर करके आप जा सकते थे। बट पी के राइट में यहाँ पे 3 पर्सन है, तो आंसर होगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर बी 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 दिखेगा नहीं और आप नन ऑफ दीज लगा के चले जाओगे। तो बट यहाँ पे उन पर्सन को भी काउंट करना है जो अननोन है आपके। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, द 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में 3 लोग हैं, 1 2 3 4 हैं, नहीं 3 नहीं है। 2 पीपल सिट बिटवीन एल एंड क्यू, एल एंड क्यू, एल एंड क्यू के बीच में 3 लोग हैं, 2 नहीं है। Z एंड L आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, Z और L आसपास नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। तो कोई भी बात यहाँ पर सही नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ई नन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करते हो यहाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ सीरीज से रिलेटेड। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन देयर ओरिजिनल पोजीशंस। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशंस का मतलब है अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपको करना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब बाकी सब वहीं पे रहेंगे एज इट इज, जहां पे कॉन्सोनेंट्स थे वहां पे बस असेंडिंग ऑर्डर में आपको वो लगा देने, असेंडिंग में ही लगाने हैं ना, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये ढूंढो कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स हैं कौन से। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स ढूंढते हैं। सबसे पहले तो एच, डब्ल्यू, डी, एक्स, बी, सी, पी और जी। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे चेंज नहीं करना आपको, यहाँ पे सिंपल रखना है। कैसे करोगे आप कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि लेटर्स कौन से हैं। और फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th एलिमेंट ऑफ द राइट ऑफ जी। तो आपको बस अब इनको अरेंज करना है। तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी, फिर आ जाएगा सी, बी सी, डी है क्या, यस डी है, तो डी तो अपनी ही पोजीशन पे रह जाएगा। डी यहाँ पे आ जाएगा, डी के बाद आएगा हमारा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। अब इसके राइट में 10th एलिमेंट बोला गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ, 10th एलिमेंट क्या है हमारे पास, 5 है। तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी में सोचो कि बी सी एंड डी एंड जी, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। देखो जी से राइट जाना या लेफ्ट जाना, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से राइट और लेफ्ट जाना होता, तो सिर्फ उसकी पोजीशन बनाने की कोशिश करो। जी हमने यहाँ पे बनाया, जी के राइट में हम 10th पे जाएंगे, जो भी पर्सन होगा। हाँ, हो सकता है कि एलिमेंट ही होता तो फिर आपको, मतलब जैसे लेटर होता तो फिर आपको चेक भी करना पड़ता। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन बिटवीन द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। फोर्थ एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, ये है, एंड द from the left and the seventh element from the right. So 1 2 3 4 5 6 7th element ये है। तो इन दोनों के बीच में कितने सिंबल्स हैं वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे सिंबल्स कितने हैं, 1
दो और दो, सिर्फ दो ही सिंबल्स हैं, जो भी हमें एलिमेंट्स बताए गए उन दोनों के बीच में सिर्फ दो सिंबल्स हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, चलिए। What is the sum of the numbers each of which has a symbol second to their left or right? Second to their left or right, ठीक है। उन नंबर्स को देखना, सबसे पहले नंबर्स देखो, सेकंड टू द लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट भी कुछ नहीं है। नंबर सेकंड टू द लेफ्ट सिंबल नहीं है, नंबर के सेकंड टू द राइट सिंबल नहीं है। ठीक है, इसको देखें तो इसके इधर भी कुछ नहीं, इसके इधर भी कुछ नहीं, इसको देखें तो इसके इधर कुछ नहीं, इधर है। तो 5 के सेकंड मतलब एक नंबर मिला अभी तक हमें 5, और इसके भी नहीं। तो ओनली 5 इज दी नंबर जिसके इधर उधर सेकंड पे सिंबल है। तो सिंबल जिसके भी इधर उधर है सेकंड पे, वो हमारे को सबको सम करना था। बट यहाँ पे सम किसे करें, नंबर ही सिर्फ एक मिला है। तो जब एक ही नंबर मिला है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इन बिटवीन द 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट? तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो उनके बीच में है। तो 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड जो हो गया वो मतलब 9th पे हो गया, जो 2 हो गया। एंड 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पे आ गया सी। ठीक है, तो बीच में हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ओ बचता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज? ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना है आपको कि कितने कितने का गैप होगा इनके बीच में, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ रहे हैं इट मीन्स कि वो गैप का कुछ सीन चल रहा होगा। तो एक एक कुछ कुछ गैप चल रहे होंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम नेक्स्ट? तो शुरुआत करनी है 3 से। 3 का ये रहा, 3 के बाद है डी। डी किधर है, इधर। 1 2 3 4 5 छोड़ के हमारे पास डी है। ठीक है, 5 छोड़ के हमारे पास डी आया। डी के बाद है परसेंटेज। परसेंटेज किधर है, नहीं, डी के बाद है ई। ई का क्या है, 1 2 3 4, 4 छोड़ के ई आ गया। ठीक है, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज के बाद इन्होंने क्या दिया है, नहीं, परसेंटेज ई के बाद परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए कितना गैप है, देखो इन्होंने आगे है। ठीक है, ये सीरीज को कुछ इस तरीके से घुमाया जा रहा है, देखो इस तरीके से राउंड राउंड। ठीक है, कहीं यहाँ से शुरू हुआ, उसको राउंड तरीके से घुमाया जा रहा है। क्योंकि देखो ई के बाद परसेंटेज की बात करें तो इधर से अगर चेक करें तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसके लेफ्ट में मान लें कि सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो गेम बन रहा है कि देखो 1 2 3, तो पहले 5 फिर 4 फिर 3, आगे 2 होने चाहिए। तो 1 2, यस 2 ही है। फिर आगे 1 होना चाहिए, 1 ही है। एंड देन 0 होने चाहिए। इसका मतलब है कि बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट वाला होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये सीरीज आपकी चल सकती है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक और पजल। पजल की फॉर्म में क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 8 लोग हैं। ठीक है, MNOPQRST कहीं पर रहते हैं सेम सोसाइटी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट एज ग्रुप। एज जो है वो इनकी अलग अलग है। तो देखो सबसे पहला काम आपका यहाँ पे जो बेस बनाओगे आप, वो पर्सन को बनाना। MNOPQRST, 8 लोग आपके ये रहेंगे। सिंपल सा गेम खेलेंगे हम यहाँ पर, अपना एक रजिस्टर बनाएंगे। सबसे पहला काम हमेशा हमारा यही रहता है। और इनकी एज के लिए यहाँ पर हम कॉलम और रोज बना लेते हैं। किसकी एज कितनी है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो कभी भी देखो बच्चों ऐसा एज वाला क्वेश्चन आएगा, तो एज वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा तो सबसे पहले ना एज को साइड में जरूर लिख लेना कि कितनी एज आप लिख चुके हो। तो 16 17 18 20 22 24 27 एंड 30। तो जो भी एज हमारी होती जाएगी वो हम यहाँ से कट करते जाएंगे कि अब उस एज के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, चलिए। टी इज 18 ईयर्स ओल्ड। टी डायरेक्टली बता दिया गया है इसमें 18 ईयर्स ओल्ड है, और हम दो कंडीशंस लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम ये, हाँ ठीक है, पोर्शन दिख रहा है आपको। पी इज 4 ईयर एल्डर देन द एज ऑफ ओ। पी जो है वो ओ से 4 साल बड़ा है, मतलब ओ की एज में +4 करोगे तो पी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो +4 का वाला सीन है, या तो 16 का हो सकता है ओ, और पी 20 का हो जाएगा, या फिर ओ जो है वो 20 का होगा और पी जो है वो 24 का हो जाएगा। बस यही दो एज ऐसी हैं जिसमें 4 का डिफरेंस है। यस, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ये हमने रफली लिख लिया, जैसे भी कुछ आइडिया मिलेगा हम उसको कर लेंगे। एल्डर देन ओ, एस वाज बोर्न बिटवीन क्यू एंड टी।
एस की एज, ठीक है, क्यू और टी के बीच में है, मान लेंगे कहीं पे एस जो है वो क्यू और टी के, मतलब ये एज के बेस पे है काम, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, एज के बेस पे है। एज ऑफ एन इज 10 मोर देन द हाफ द एज ऑफ पी। अगर पी की एज को हाफ करें, 10 कर दें, 10 में 10 प्लस कर दें, तो पी की एज भी 20 हो जाएगी। देखो अगर मैं 20 मान के चलता हूँ तो इसका हाफ हो गया 10, और उसमें ही अगर मैं 10 प्लस करूँ तो 20 हो जाएगा। तो दो पर्सन की एज सेम नहीं हो सकती, क्योंकि देखो इन्होंने बोला एज ऑफ एन इज 10 मोर देन द हाफ द एज ऑफ पी। पी की एज के हाफ में प्लस 10 कर दोगे तो एन की एज आएगी। बट अगर मैं 20 का हाफ करूँ तो 10 आएगा, और 10 में प्लस 10 करूँ तो 20 आएगा। तो पी की एज भी 20 हो गई और एन की एज भी 20 हो गई। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल। ठीक है, 24 को देखते हैं। 24 का हाफ अगर हम करें तो 12, 12 प्लस 10 22, तो एन की एज 22 हो सकती है। 22 है भी हमारे पास, तो एन की एज हमारे पास 22 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 22 निकल के आता है। एज ऑफ आर इज 10 ईयर मोर देन द एज ऑफ एस। आर की जो एज है वो एस प्लस 10 है। अब इसमें 10 का गैप किस किस एज में है वो आपको चेक कर लो एक बार। 16 के बाद 26 तो नहीं है, 17 का 27 है, 17 का 27 और 20 का 30 है। तो दो चीजें हो सकती है यहाँ पर कि आर की एज जो है वो 27 हो सकती है, और अच्छा यहाँ पे ओ की एज भी तो पता चल गई हमें 20, ओ की एज 20 हो गई, और पी की एज अपनी 24 हो जाती है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 24 वाला गेम हो सकता है और 20-30 वाला हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 27 हो सकती है इसकी एज, या फिर कितनी हो सकती है 20, नहीं 30, और एस की एज जो हो सकती है वो 17 या 20 में से कुछ भी हो सकती है। बट अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो ओ की एज हो चुकी है 20, तो 20 वाली कंडीशन तो नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि 20 और 30 जाएंगे, तो 17 और 27 ही बचते हैं। तो आर की एज कितनी हो गई 27, और एस की एज कितनी हो गई अपनी 17। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनता है। तो अब इस हिसाब से देखो एस की एज 17 है, टी की एज 18 है, और एस की एज क्यू और एस के बीच में थी, तो क्यू की एज ऑटोमेटिकली 16 ही होनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ पी इज थ्राइस, एज ऑफ पी इज थ्राइस दैट ऑफ द एज ऑफ हाफ ऑफ, अच्छा ठीक है, इसका हाफ करें अगर 16 का, अगर हम हाफ करें, वैसे इस लाइन की जरूरत भी नहीं थी, क्यू हु इज 16 ईयर ओल्ड डायरेक्टली पता चल गया हमें, तो वो हमें मिल रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी करोगे तो क्यू की एज का हाफ करोगे 8 आएगा, उसका थ्राइस करोगे 24 आएगा, तो वो पहले से ही बना हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो अब अपने पास कोई एक एज बचती है जो है 30, तो एम इज 30 ईयर्स। तो ये अपने पास क्या बन गया, एक पर्टिकुलर, मतलब एक आंसर हमारा बन गया फाइनल अरेंजमेंट। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो हु इज एल्डेस्ट अमंग ऑल, तो 30 एज है हमारे पास एम की, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मैं यहाँ पर इनको टिक भी कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, एम इज दी करेक्ट आंसर। हु इज 5 ईयर एल्डर देन एन, एन से 5 साल बड़ा कौन है। तो पहले तो एन की एज चेक करेंगे 22, और 27 का जो होगा वो आंसर होगा। तो 27 का है हमारे पास आर, सो ऑप्शन नंबर ई, आर इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई, आर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पी इज एल्डेस्ट, नहीं, एम की एज 30 थी तो वो एल्डेस्ट नहीं हो सकता। आर इज एल्डेस्ट नहीं हो सकता। टी इज 18 ईयर्स ओल्ड, हाँ ये तो क्वेश्चन में ही लिखा था शायद। टी इज 18 ईयर्स ओल्ड, यस, टी इज 18 ईयर्स ओल्ड, तो आपका जो हो गया ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, हु इज 24 ईयर्स ओल्ड, 24 ईयर्स ओल्ड कौन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर पता नहीं कौन सा होगा, बट टी इज दी one who is 24 years old, so option number A, 24 is the correct answer. ठीक है, who is the youngest member of the society among these 8 friends, तो यहाँ पर youngest मतलब 16 साल का, 16 साल का कौन है, Q है, तो Q is the correct answer, option number B, Q is the correct answer, so option number B, Q is the correct answer. चलो आगे का देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो ऐसा कोई वर्ड बताना है, मतलब इन चारों में से हमें ढूंढना है जो अलग है बाकियों से। अब ये जो बाकियों से अलग वाली बात है, तो यहाँ पे वैल्यूज लिख के देखना है। 195 प्लस 8 माइनस, ये सही चल रहा है। 10 18 14 प्लस 8, नहीं 18 होता है ना, हाँ प्लस 8 माइनस, तो ये भी सेम चला लॉजिक। ठीक है, क्यू की बात करें तो ये 17, ये 25 और ये 21, ये भी प्लस 8 माइनस, ये भी सेम है। एफ एंड आई, एफ का करें 6 14 प्लस 8 है, आई का 9 करें -5, -5 आ गया, इट मीन -4 वाली बात नहीं चल रही है, ये वाला लॉजिक हमारा यहाँ पर फॉलो
नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल अलग रूल फॉलो कर रहा है या फिर उसका पैटर्न अलग है बाकियों से, तो इसलिए वो आंसर हमारा हो जाएगा। नन ऑफ दीज आप तब करोगे जब सबका पैटर्न सेम चल रहा हो, तो आप नन ऑफ दीज वहां पर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन अ सर्टेन कोड हॉक इज रिटन एज दिस। हॉक मतलब ठीक है कुछ भी है, 8, 1, 23 और 11। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप प्लेस वैल्यूज लिखो एंड देन उसके बाद आप आंसर करने की कोशिश करो। ई की वैल्यू अपने पास 5 होती है, एक्स की वैल्यू 24, टी की वैल्यू 20 एंड एच की वैल्यू 8 होती है। तो ये हमने यहाँ पर पैटर्न निकाला। यहाँ से क्या मिला, -3, ये -3, ये -3 और ये भी -3। तो -3 का यहाँ पर हमारा पैटर्न चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आंसर आएगा वो आप बताना। इसको कमेंट कर देना एक बार कि हाँ सर ये वाला आंसर आ रहा है और मजा आ गया। ठीक है, मजा आता है अगर आपको वीडियोस में तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, चलो इन द वर्ड, इसको ट्राई करते हैं आज, बनाते हैं कोई वर्ड बनाते हैं। सेकंड लेटर ई आएगा, थर्ड लेटर आर आएगा, हालांकि मेरे से बनेगा नहीं बट स्टिल ट्राई करते हैं आज। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पर ए है और एल है। तो देखो एक वर्ड तो मैं बना सकता हूँ रियल, बाकी इसके अलावा कोई और वर्ड्स बन रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बताना कि सर इन 4 लेटर से ये वाले वर्ड्स भी बन सकते हैं। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन 4 लेटर से, एक बार कमेंट करके बताना यार, क्योंकि मेरा एक बन गया है, बाकी आप बताना। ठीक है, चलो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो अदिति जो है वो निकलती है अपने घर से, अदिति अपने घर से निकलती हैं एंड कहाँ जाती है, ये मूव 2 मीटर साउथ। तो अपने घर से चलती हैं, लेट्स से इनका घर यहाँ पर है और ये 2 मीटर साउथ की तरफ चलती है। देन शी टर्न लेफ्ट। अब लेफ्ट यहाँ से लेना, देखो इसका फेस बनाओ ऐसे, ठीक है, तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, जहां जाना है उसको ले चलते हैं। तो ये लेफ्ट जाती है, लेफ्ट ले चलते हैं, कितना जाते हैं 3 मीटर, ये लेफ्ट चले जाते हैं। ठीक है, एंड टर्न राइट एंड मूव 3 मीटर। अब यहाँ से राइट जो है वो नीचे होगा, तो ये 3 मीटर नीचे की साइड आ जाती है। ठीक है, 3 मीटर तक पहुंच गए हम। अगेन शी टर्न राइट, राइट लेती है एंड मूव 5। अब यहाँ से राइट लोगे तो आप इधर चल पड़ोगे, तो आप यहाँ से राइट लेते हो 5। तो देखो 5 मीटर का अगर आपने राइट लिया है तो इट मीन्स कि यहाँ तक तो 3 होगा, उसके आगे 2 और चला जाएगा। ठीक है, वो याद रखना क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए। 5 मीटर टू रीच शॉप, ये शॉप पर पहुंच जाते हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ शी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नीचे की साइड, साउथ की साइड, एंड मूव 4 मीटर। यहां से इन्होंने 4 मीटर का टर्न लिया। ठीक है, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेते हैं मतलब इधर चले जाएंगे एंड मूव 2 मीटर। अगर ये 2 ही मीटर चलते हैं तो इसका मतलब है कि ये अपने होम के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर आके रुकने वाले हैं। फाइनली शी टर्न राइट, यहाँ से इन्होंने राइट टर्न ले लिया। यहाँ से अगर ये राइट टर्न लेके 3 मीटर जाएंगे तो कुछ 3 मीटर इधर आ जाएंगे, यहाँ से 2 मीटर चले थे, यहाँ पर ये आ जाते हैं 3 मीटर एंड टर्न लेफ्ट। चलिए और है इनका, फाइनली सी टर्न राइट, राइट टर्न ले लिया एंड मूव 3 मीटर, 3 मीटर चल गए एंड टर्न लेफ्ट। यहां से इन्होंने लेफ्ट टर्न किया एंड 4 मीटर। अब देखो 4 मीटर की बात हुई है तो ये तो 3 है ना, जो हिस्सा ये वाला है ये 3 मीटर का है और इन्होंने लेफ्ट टर्न लेने का 4 चला है, तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। तो 4 मीटर और ये यहाँ हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कितना है। देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 गए थे, यहाँ से यहाँ तक 2 आए, यहाँ से यहाँ 4 जा रहे, 4 जा रहे, इसका मतलब 6 हो गया टोटल, और 6 हो गया इसका मतलब 5 से हल्का सा 1 मीटर का आगे डिस्टेंस बनने वाला है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाता है आपका क्या, डिस्टेंस इन डायरेक्शन का पूरा चार्ट बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अदिति फ्रॉम द शॉप टू हॉस्पिटल। अब शॉप से हॉस्पिटल तक कितना चल के गई है वो देखना है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला गया है तो आप क्या ट्रेवल करोगे, पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे देखोगे। 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी 13 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इफ द रेस्टोरेंट इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल, इफ द रेस्टोरेंट इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल के इधर रेस्टोरेंट है। ठीक है, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रेस्टोरेंट एंड हर होम। तो रेस्टोरेंट और हर होम मतलब, देखो रेस्टोरेंट की पोजीशन हमें क्या बताई गई है यहाँ पर, एक मिनट, देखो रेस्टोरेंट की पोजीशन हमें ये बोल दी गई कि अगर यहाँ पर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट और होम के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो 2 3 5 और 4 9 और 3 12, तो टोटल
घर और रेस्टोरेंट के बीच में 12 मीटर का गैप होगा, सो ऑप्शन नंबर ए 12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास किसका है, ये 6% सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से ये क्वेश्चन है हमारे पास। 6% है, 6% से ऑर्डर एंड रैंकिंग आपको पता है, आप मेरे साथ इतनी सारी क्लासेस कर चुके हो कि हम ऑर्डर एंड रैंकिंग को कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम हमेशा इधर हाईएस्ट और इधर लोएस्ट पोजीशन मारते हैं। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा कि हम इस तरीके से ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। चलिए, तो आगे बोला गया ओनली 2% सोल्ड मोर चॉकलेट्स देन ओ से ज्यादा सिर्फ 2 ही लोग बेचते हैं, तो ओ को थर्ड पे बिठा देते हैं, छोड़ो सारी बात ही खत्म। एम सोल्ड मोर देन पी, एम जो है वो पी से ज्यादा बेचता है, बेचता होगा, बट नॉट मोर देन के, लेकिन के से कम बेचता है। एम जो है वो पी से ज्यादा चॉकलेट्स बेचता है बट के से कम बेचता है। के से कम बेचता है इट मींस कि के उससे ज्यादा बेचता होगा। एन सोल्ड मोर देन के, एन जो है इससे भी ज्यादा बेच रहा है, बेचने दो इसको भी। ओ सोल्ड लेस देन सी, मतलब सी सोल्ड मोर देन ओ, इसका यही मतलब बनता है। सी हु डजंट सेल द सेकंड हाईएस्ट, तो सी जो है वो सेकंड हाईएस्ट नहीं है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पे ही होगा, सिंपल काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे सी के लिए मना कर दिया तो सी यहीं पे होगा क्योंकि ओ से ज्यादा बेचता है। ठीक है, ये वाली बात खत्म करते हैं। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स नहीं बेचता है। द वन हु सोल्ड द थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड इसकी वैल्यू है हमारे पास 256 एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स हाईएस्ट वाले की 306, मतलब सी जो है वो 306 बेचता है। ठीक है, तो अब हमारे पास चार लोग बनाने के लिए एन के एम पी और चार ही जगह बचती है, तो एन के एम पी, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हम आंसर करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ और आ गए हैं और ये क्वेश्चन कुछ और है, आई थिंक सो। ठीक है, मतलब इसके क्वेश्चंस नहीं है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनको आप छोड़ दो, मतलब आप सिर्फ ये अरेंजमेंट पे ध्यान दो कि ये अरेंजमेंट हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन इसका नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता सिटिंग ऑपोजिट, ये भी नहीं हो सकता इसका क्वेश्चन, ये भी नहीं हो सकता इसका क्वेश्चन, ये भी नहीं हो सकता इसका क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चंस इसके नहीं हो सकते, तो शायद वो एक्स्ट्रा कुछ आ गया है वहां पर, छोड़ते हैं उसको, कोई बात नहीं। हमें अरेंजमेंट करना था, हमने अरेंजमेंट सीख लिया कि हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। चलिए इनइक्वालिटी करते हैं। एफ से के जाना है हमें, तो हम जी हमारे लिए कॉमन है, तो सबसे पहले एफ से जी जाएंगे, तो ये वाला साइन मिल गया। जी से फिर आप के जाओगे तो आपको ये वाला साइन मिल जाएगा, मतलब तो प्रायोरिटी इसकी होगी। अगर ये ऑप्शन में है देन आंसर है, नहीं तो नहीं। तो पहले में तो नहीं हो सकता। के से एच चलते हैं, के से एच जाने के लिए हमारे पास के से जी जाना पड़ेगा और उल्टे जा रहे हैं, तो इट मीन्स की साइन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। और जी और एच बराबर है तो यही वाला साइन यहाँ पर बना हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ये बहुत इजी है, टी और क्यू के बीच में चेक करना है, बिल्कुल सही है। देखो इसमें हमें दिख रहा है क्यू की साइड फेस ओपन है, या तो ग्रेटर हो सकता है क्यू या इक्वल हो सकता है। यहाँ पे भी सेम बात है कि क्यू या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आर और पी के बीच में देखोगे तो भाई साइन क्या हो रहे हैं, उल्टे पुल्टे हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी, अगेन ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है यहाँ पर हमसे, डी से सी जाना है, कह रहा है कि डी से सी जाना है, तो डी से सी जाने का हमारे पास तरीका क्या है, डी से ए जाए। अब डी से ए जाएंगे साइन उल्टा करेंगे, ये वाला आएगा। ए से सी जाएंगे तो हमारे पास जो प्रायोरिटी वाला साइन आएगा वो ये आ जाएगा, तो इसका ही आंसर हो सकता है। क्या ऐसा ही साइन है, यस बिल्कुल सेम साइन बना हुआ है, इट मींस ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। एफ से डी चलते हैं, एफ से डी जाने का हमारे पास तरीका है कि एफ से सी जाए, उल्टे जा रहे हैं तो साइन भी उल्टा कर देते हैं। चलो सी से ए जाएंगे, ये वाला साइन आ जाएगा, भाई ये वाली बात हो गई, तो
कैसे ही बना सकते हैं। तो पहली वाली बात तो सही है, दूसरी वाली बात गलत है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। दूसरी वाली बात सिर्फ इस साइन की वजह से खराब हो जाएगी क्योंकि आपके पास ये वाला साइन आ जाएगा। एक मिनट, एफ से डी जाना है हमें, एफ से सी, हाँ एफ से सी, सी से ए जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास। पी और क्यू के बीच की बात है। सो पी और क्यू में आप कैसे जा सकते हो, पहले पी से एस तो यही साइन रहेगा, फिर एस से आप क्यू जाओगे तो ये वाला साइन, राइट। अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी, इसकी। क्या सेम साइन है, यस बिल्कुल सेम साइन है, तो बिल्कुल सही है। पी से आर जाना है, पी से आर के लिए हमारे पास सेम कहानी है, पी से एस और एस से आर जाएंगे, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो बोथ 1 एंड 2 इज ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। y इज इक्वल टू 3, y कहाँ है, यहाँ है p, p ठीक है, y से p जाएंगे हम, इक्वल तो आंसर आ ही नहीं सकता, हटा दो, इक्वल आंसर आ ही नहीं सकता, इसको हटाओ। y w से y जाना है, w से y हम जा सकते हैं, ये रहा सिंपल सा ही रास्ता है हमारे पास, तो हमारा आंसर ये आ सकता है। बट हमारे पास साइन कुछ और है, तो दोनों बातें क्या है, गलत। तो नीदर 1 नॉर 2 इज ट्रू, नीदर 1 नॉर 2 इज ट्रू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, आज कोई होमवर्क मिला नहीं आपको, तो ये वाले 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे होमवर्क। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, इनको आपको करके कमेंट्स करने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट करने हैं आंसर। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको बना लेते हैं। सो 8 पर्सन्स वर सिटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल है, इजी सी बात है, स्क्वायर टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और कैसे कैसे बैठे, 4 ऑफ देम वर सिटेड एट कॉर्नर व्हाइल अदर 4 पर्सन वर सिटेड एट द एजेस, द पर्सन हु वर सिटेड एट द कॉर्नर फेसेस इनसाइड। तो ये वाले जो पर्सन हैं ये अंदर देख रहे हैं, और अगर ये वाले अंदर देख रहे हैं तो ये वाले बाहर ही देख रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे अरेंजमेंट बना लेंगे। फेस आउटसाइड, ठीक है, वो हमने बना लिया। 2 पर्सन वर सिटेड बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। अब अगर आप यहाँ पर पी से शुरू करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर 4 कंडीशन बन जाएंगे। देखो पी हो सकता है कॉर्नर पर हो, पी हो सकता है साइड पे हो, अब क्यू और पी के बीच में 2 का गैप है, तो हो सकता है राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो इसलिए भी हम नहीं बना रहे यहाँ पे। ठीक है, एन वॉज सिटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू के लेफ्ट में सेकंड पे है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं। के एंड एन आर वर इमीडिएट नेबर्स, तो के और एन जो है वो साथ साथ बैठे हुए मिल जाएंगे हमें कहीं पर, ठीक है, के एंड एन वर इमीडिएट नेबर्स। आर वॉज सिटेड सेकंड टू द राइट ऑफ के, आर जो है वो के राइट में सेकंड पर है, ठीक है, मान लेते हैं, और वो सेकंड टू द राइट ऑफ के। पी वॉज सिटेड एट द कॉर्नर, तो अब तो हमें मिल ही गया कि पी कॉर्नर पर है, तो अब हम यहाँ पर पी की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। तो 2 चीजें अभी भी यहाँ पे हो सकती हैं, 1 2 क्यू और 1 2 क्यू, तो दोनों जगह में से कहीं पर भी क्यू हो सकता है। बट अब जब क्यू मिल गया तो क्यू के लेफ्ट में एन बनाया जा सकता है, तो क्यू यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में एन यहाँ पे बनाया जा सकता है। के और एन साथ साथ हैं, साथ साथ ही दे रहे हैं, के एंड एन वर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, के और एन साथ साथ आ गए। क्यू के लेफ्ट में एन, तो एन यहाँ पे आ सकता है, और के इस समय पे कहीं पे भी हो सकता है। देखो ये वाली पोजीशन भी हो सकती है और ये वाली पोजीशन, दोनों पोजीशन पे के हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। चलो एल एंड ओ वर इमीडिएट नेबर्स, एल और ओ जो है वो एक साथ बैठेंगे, तो एल और ओ कहीं पे साथ साथ बैठ जाएंगे, बिठा देंगे इनको। एल एंड ओ वर इमीडिएट नेबर, 2 पर्सन वर सिटेड बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। चलो अब के और आर की बात भी तो थी हमारे पास कि के राइट में आर होगा, अब इस पोजीशन पे अगर मैं बिठाता हूँ तो आर यहाँ पे आएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी खराब। अब सेम बात हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि के अगर यहाँ रखते हैं तो आर यहाँ आ सकता है, लेकिन अगर के को यहाँ बनाया, लेट से अगर के को यहाँ बनाया, तो इसका राइट जो है वो पी वाली पोजीशन पे सेकंड बैठता है, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो इट मींस के आपका यहाँ पर होगा और आर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो के और आर की पोजीशन ये फिक्स हो जाती है। के और आर की पोजीशन फिक्स होने के बाद आपको ये समझना है कि एल और ओ साथ में, एल और ओ साथ में है, ये भी हो गया। और 2 पर्सन वर सिटेड बिटवीन एम एंड ओ, तो एम और ओ के बीच में 2 लोग। अब आपको ये समझना है, यहाँ पे समझो, ये वाली हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास एल और ओ यही हो सकते हैं, राइट। और एल और ओ और एम के बीच में 2 का गैप है, तो यार एल और ओ यहाँ पे होंगे,
तो एम के लिए सिर्फ यही तो जगह बचती है, ये वाली इसके इधर, ठीक है। एम के लिए सिर्फ ये जगह बचती है, एम के लिए अगर ये जगह बचती है तो एक दो ओ आपका यहाँ आ जाएगा, और क्या बचता है हमारे पास एल, तो एल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल अरेंजमेंट। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर दोगे, आंसर्स को कमेंट करोगे, ठीक है। कमेंट क्या करोगे, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और प्लीज एक बार ना कमेंट कर देना, जो भी आज आज मैंने इसलिए कम क्वेश्चन दिए हैं कि आप लोग कमेंट कर सको, ठीक है। कि आंसर्स प्लीज बताया करो, और अपना थोड़ा सा सुझाव भी बताना कि क्या हम इसी तरीके से चलते रहें सेट्स के थ्रू, या फिर हम कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक भी आप लोग का ऐसा होगा कि हो सकता है किसी का कोई टॉपिक वीक हो, तो उस पर थोड़ा सा फोकस भी कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए, Who was seated second to the left of L? L के लेफ्ट में सेकंड पर कौन है, L के लेफ्ट में सेकंड पर Q है, अगर आप चेक करेंगे, ठीक है। चलो इनके क्वेश्चंस के आप कमेंट कर देना, 37, 38, 39 एंड देन 40, दैट्स इट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, बाकी आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार जरूर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।